जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो बुक निकाली गई थी और यह रोशन आनंद सर के द्वारा, तो इस बुक का आप लोग को प्रैक्टिस सेट जो इसका जो सेट चल रहा है आप लोग को प्रीवियस ईयर का, वो आप लोग को 5 तक कंप्लीट करा दिया गया है। और इस वीडियो में आप लोग को यहाँ पे सेट 6 देखने को मिलेगा। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड्स, और शेयर भी कीजिए। और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये जो 24 सितंबर दिया गया है, यही टारगेट लेकर के आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी आप लोग को जल्द मतलब कि एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जितना जोर लगाना है पढ़ाई में एकदम लगा दीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और रिजल्ट हासिल कीजिए। तो चलिए आप लोग को कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आरेख का ढाल होता है। तो यहाँ पे होगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। इसका शून्य ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि भारी जल का अनुभार है। तो भारी जल का अनुभार ऑप्शन ए यहाँ देख लीजिए कि इसमें 20, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा 20 होता है। और यहाँ देख लेते हैं कि भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है और इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। देखिए D2O का अनुभार जो है आपको देखिए 2 × 2 + 16 = 20 है, यानी कि अनुभार इसका 20 हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। देखिए भारी जल की खोज यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी और नाभिकीय रिएक्टर में रिएक्शन दर को कम करने के लिए कैडमियम और बोरॉन की छड़ का इस्तेमाल नियंत्रण के रूप में किया जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारी जल नामकरण का कारण यह है कि इसका घनत्व साधारण जल से अधिक होता है और भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र नागल रूपनगर यानी पंजाब में 1962 ईस्वी में स्थापित किया गया था। चलिए यहाँ देख लीजिए 3 देख लीजिए कि form a new word from the following words by using an appropriate a prefix out of the prefixes given below ability। यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ इन हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो ये आपको हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन ये हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ। यहाँ देख लेते हैं कि भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो वर्षा होती है वह एक प्रकार की चक्रवाती वर्षा होती है। और यहाँ पे देख लीजिए कि यह वर्षा जाड़े के समय में पश्चिमोत्तर भारत में मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है जाड़े में फुहारे के समान वर्षा होना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर देख लेते हैं, सॉरी 5 नंबर यहाँ है कि जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम होगा। तो यहाँ ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कि ये सभी धातु आवर्त सारणी के प्रथम समूह के धातु हैं। और यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और यहाँ रुबिडियम, स्ट्रिडियम, फ्रिस, यहाँ पे होगा सीजियम और फ्रीजियम। और इन सभी को क्षारीय धातु कहा जाता है। जो क्षार जल में विलय होता है उसे क्षार धातु कहते हैं। धातु से अभिक्रिया करने पर क्षारक लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ देखिए क्षार जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। क्षार धातु यहाँ देखिए कोमल होता है, अतः इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर। देखिए कि किन 2 भौतिक राशियों के मात्रक समान है। तो समान किसका हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कि वेग एवं चाल भौतिक राशियों के मात्रक समान है। वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और चाल का भी मीटर प्रति सेकंड होता है, इसीलिए दोनों समान है। ऊर्जा का आपको ऐसा मात्रक जूल हो जाएगा
और बल का न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 7 नंबर देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। तो यह बहने की दिशा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम बहती है। यहाँ पे देख लेते हैं कि दोनों गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर चलने वाली हवा को व्यापारिक पवन कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। और यहाँ पे देख लीजिए कि व्यापारिक पवनों की दिशा सालों भर एक ही रहती है और पछुआ पवनें भी अस्थायी पवन का उदाहरण है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 8 नंबर देखिए कि 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो आपको यहाँ सी हो जाएगा, मेघालय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि रही है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 से 11 के बीच में भारत का दशकीय वृद्धि जो आपको रहा है यह 17.70% था। और यहाँ पे देख लीजिए कि 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में था और कितना था, 27.95% रहा। और यहाँ देखिए नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1 से 11 के बीच ऋणात्मक रही है। ऋणात्मक रही और कितना ऋणात्मक रही, तो 0.158% ऋणात्मक रही है। भारत में पहली जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 9 नंबर देखिए कि फूलों के संवर्धन विज्ञान को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, यहाँ पे देखिए फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। यहाँ देख लेते हैं जमीन पर फैलने वाले शाकीय सब्जियों की कृषि का अध्ययन फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। और देखिए पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है और एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है और पीसी कल्चर के अंतर्गत आपको मत्स्य की अध्ययन मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है, तो इसमें कौन हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन बी होगा, यशायाह बर्लिन हो जाएगा, यशायाह बर्लिन हो जाएंगे। देखिए यशायाह बर्लिन को ही सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के वर्गीकरण का श्रेय जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक टू टू कॉम्पेक्ट ऑफ ऑन लिबर्टी के संशोधित संस्करण को और ऐसे ऑन लिबर्टी के नाम से प्रकाशित किया। और देख लीजिए यहाँ पे स्वतंत्रता का आधार तो था यहाँ पर दमन का अभाव था। और यहाँ पे देखते हैं कि कार्ल पॉपर ने भी अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड एड्स इन मिल्स में सब यानी सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच भेद किया था। और वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था और कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट यहाँ पे मैग्नेफेरोट नामक पुस्तक लिखी है। चलिए आगे देख लेते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था, तो यह आपको समाहर्ता होता था, ऑप्शन ए था। यहाँ देख लेते हैं कि सन्निधत्ता जो था यह आपको मौर्य काल की में राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। और यहाँ कर्मांतिकी जो था, कर्मांतिक जो होता था यह आपको उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। कौटिल्य को चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 12 को देख लेते हैं कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई, तो आपको 1688 में हुई थी, 1688 में। और आगे इस बारे में देख लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कि 1688 ईस्वी में क्रांति को इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन भी कहते हैं। और गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम तृतीय ब्रिटेन का शासक बना और गौरवपूर्ण क्रांति के दौरान ही इंग्लैंड में मध्य वर्ग का आधिपत्य स्थापित हुआ। और यहाँ पे देख लेते हैं कि इंग्लैंड में 1642 ईस्वी में गृह युद्ध की शुरुआत हुई और इंग्लैंड का गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। और इंग्लैंड में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद चार्ल्स प्रथम को राजद्रोह के आरोप में 1649 ईस्वी को फांसी दिया गया था। आगे यहाँ देख लेते हैं कि चाचा संज्ञा के विशेषण शब्द बनेगा, तो चाचा संज्ञा से विशेषण आपको चचेरा हो जाएगा, यहाँ पे चचेरा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 14 को देख लीजिए कि आसमान का नीला रंग होने का कारण है,
यहाँ कारण क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, वायु में उपस्थित धूल कणों के द्वारा टकराकर प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलने की घटना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश के लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। चलिए 15 को देख लेते हैं कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो मोमबत्ती का जलना आपको केवल रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, केवल रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा विशेष। देखिए, रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौट सकती रासायनिक परिवर्तन कहलाती है, जैसे कागज का जलना, दही का जमना और लोहे पर जंग लगना। यहाँ देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन में किसी वस्तु को पुनः पुनः उसकी पुरानी अवस्था में प्राप्त कर किया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे मोम का पिघलना, जल से वाष्प या बर्फ का बनना, या फिर चीनी हो गया, चीनी के घोल कर शर्करा बनाना, स्प्रिंग को खींचना, दाबना, ये सब आपको भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ था। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 1974 में। कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था। यहाँ देख लेते हैं कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बियाडा एक्ट भी है। बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना बियाडा एक्ट के तहत 1974 ईस्वी में की गई और इस अधिनियम को 2017 में संशोधन किया गया है। 17 तक होते कि एड्स एक जनित रोग है, यह आपको विषाणु जनित रोग है। और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। और एड्स HIV वायरस के कारण होता है और HIV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 18 नंबर देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, यानी पीड़ाहारी है, तो कौन हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नोवल्जीन हो जाएगा, नोवल्जीन हो जाएगा। देखिए, वैसे रसायन जो पीड़ा अर्थात दर्द को कम कर देते हैं उसे पीड़ाहारी औषधि कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 19 को देखते हैं कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता इसमें कौन हो जाएगा, हिरण जो है ना आपको प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैव घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। तो हरे पेड़ पौधे कुछ खास जीवाणु तथा शैवाल उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और उपभोक्ता 3 श्रेणी में यहाँ पे देखिए श्रेणी के होते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक होता है। चलिए 20 नंबर है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस वन शुड कीप वंस प्रोमिस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रोमिस शुड बी कीपेड हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 21 नंबर है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति है तो प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जाता है वह हो सकता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा अपने सरकारी व्यय में वृद्धि हो सकता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में अनेकार्थी शब्द क्या है। तो देखिए इसमें निशा होना चाहिए, ऐसे कई बुक में हमने देखा है निशा को, और यहाँ पे स्टार मार्क दिया गया है, यानी कि कल को भी अनेकार्थिक शब्द में लिया जा रहा है। तो हमने कई बुकों में देखा है निशा, तो देख लीजिएगा आप लोग भी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 23 नंबर कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ फॉर द अंडरलाइंस। तो यहाँ पे अंडरलाइंस को पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखिए अंडरलाइन यहाँ जो किया गया है इसको आंसर आपको हो जाएगा कम्प्लीटली हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे यहाँ 24 में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं छायावादी के 4 स्तंभ हैं, और यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। महादेवी वर्मा कवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, और मलिक मोहम्मद भक्ति काल के सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं, और नागार्जुन जो हैं प्रगतिवादी विचारधारा के आधुनिक काल के कवि हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 25 नंबर देखिए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको सी हो जाएगा, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और देखिए उप प्रधानमंत्री पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था।
और यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद को जब तक सात व्यक्ति यानी सुशोभित कर चुके हैं, 7 व्यक्ति बन चुके हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 20 का यहाँ पे हो जाएगा कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पेस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे इसका जब देखिएगा तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देख लेते हैं। 27 को देख लेते हैं। 27 को यहाँ दिया गया है और मैथ है और इसका इकाई अंक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 28 का कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। तो किसका सही मेल नहीं है, तो देखिए बर्मिंघम जो फ्रांस है यह सही नहीं है। देखिए बर्मिंघम फ्रांस का सही मेल नहीं है। ओसाका जापान का औद्योगिक शहर है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ब्रिटेन, यहाँ देख लेते हैं कि ब्रिटेन का यहाँ लंकाशायर सूती वस्त्र के लिए विश्वविख्यात है और यहाँ मशीनों का भी निर्माण होता है। भारत में सलेम में शैल का एक यूनिट है जो इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बर्मिंघम ब्रिटेन में स्थित है और बर्मिंघम को काला प्रदेश भी कहा जाता है, काला प्रदेश कहा जाता है। और लॉरेंस फ्रांस लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो इसमें कौन हो जाएगा, छिपकली स्तनधारी नहीं है। देखिए छिपकली करडेटा संघ के रेप्टिलिया वर्ग का जीव है और बाघ, व्हेल और चमगादड़ स्तनधारी वर्ग का जीव है और स्तनधारी जीव 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 30 नंबर देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएटिव वर्ब्स फॉर्म। सोहन सेज दैट इट इज़ बेटर टू इन द यहाँ प्रेजेंट। तो यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। 31 नंबर देखिए कि ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू हिंदी। तो वोमेन लर्न्स इंग्लिश फास्टर दैन मेंस, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता है कि महिला पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं 32 का कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। तो यह आपको सी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में, जब फ्रांस में यहाँ पूंजीपति वर्ग ने लगभग 2000 यानी 20,000 मजदूरों का कत्ल आम कर सर्वहारा वर्ग के प्रथम क्रांतिकारी अनुभव को मिटा दिया। इसके बाद पहली बार मजदूर वर्ग ने पेरिस कम्यून मंच के जरिए एकजुटता दिखाते हुए यह साबित कर दिया कि वे भी समाज में एकमात्र मजदूर वर्ग हैं। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में, और फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था, और यह भी आपको यह शामिल किया गया है संविधान में। देखिए यहाँ पे फ्रांस की राजनीतिक राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा जो था लिब्रे थी और माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। 33 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के यहाँ पे निर्गुण एवं सद्गुण रूपों में आस्था रखते थे। तो आपको कौन हो जाएंगे, ऑप्शन बी यानी कबीरदास हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कबीरदास ईश्वर के निर्गुण एवं सद्गुण दोनों रूपों में आस्था रखते थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं और यहाँ देख लेते हैं इनके बारे में कि कबीरदास ने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वहन किया और कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे और कबीर की आध्यात्मिक गुरु रामानंद थे और कबीर ने एकश्वरवाद में आस्था व्यक्त किया और कबीर की प्रमुख रचना का नाम आपको यहाँ देख लीजिए, साखी है, शबद है, बीजक है तथा रामायणी है, रामायणी। यहाँ पे देख लेते हैं कि संक्षिप्त बहुलक का उदाहरण है, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा टेरिलीन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो कौन हो जाएगा, यहाँ आराम शाह बना था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी के पश्चात उसका बेटा आराम शाह मतलब गद्दी पर बैठा और आराम शाह को पराजित कर इल्तुतमिश सुल्तान बना। इल्तुतमिश गुलाम वंश का यानी कि दास वंश का वास्तविक संस्थापक था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली थी। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली लाया था। आगे यहाँ पे 36 को देख लेते हैं कि नीचे लिखे अक्षांशों
अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश होगा, तो यहाँ पर 36 का यह हो जाएगा, देखिए 29 डिग्री 36 इंच उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में कि भारत के प्रमुख भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से यहाँ 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक है, और भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार आपको यहाँ पे 68 डिग्री 7 इंच पूर्व से यहाँ पे 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर तक है, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या मिगपिलियन यहाँ पे मिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल यहाँ देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि मेहरुनिशा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो आपको 37 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा कि पद्मश्री से। यहाँ पे और देख लेते हैं। देखिए कि मेहरुनिशा परवेज एक प्रसिद्ध उपन्यासकार तथा कथाकार हैं, और 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, और पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री यानी 91। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ मुख्य दिया गया है प्रमुख, तो यहाँ देख लीजिए बालकृष्ण दोषी गुजरात के यह हैं और वस्तु कला संबंधित है। जाकिर हुसैन यह भी कला से हैं, महाराष्ट्र के हैं, और एस एम कृष्णन कर्नाटक से हैं, लोक कार्य से हैं। और दिलीप महालनोबिस जो हैं आपको बंगाल से हैं, चिकित्सक हैं। और श्रीनिवासन वर्धन जो है यूएसए के हैं और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित हैं। और मुलायम सिंह को दिया गया उत्तर प्रदेश के, लोक के कार्य से संबंधित है। वर्ष 2023 में बिहार के 3 विभूतियों आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो कोशिका भित्ति में आप लोग देख लीजिए जंतु कोशिका अनुपस्थित होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 39 का। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसका गतिज ऊर्जा आपको 4 गुनी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि जब किसी वस्तु की ऊर्जा गति के कारण होता है तो वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी, तो यहाँ आपको लिनियस के द्वारा दिया था। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, और द्विनाम पद्धति के अनुसार मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 41 का है कि क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द होगा, तो क्राइम के लिए अपराध हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे आगे देख लेते हैं 42 नंबर है कि यहाँ पे मैथ दिया हुआ है कि यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों की विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि का प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ पे आपको 20% हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको हल कर दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 43 नंबर, देखिए 43 नंबर और 43 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, और इसका हल आप लोग देख लीजिए, यहाँ इसका सोल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है। चलिए आप लोग वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं। चलिए नहीं तो आप लोग को पीडीएफ हम पूरा प्रोवाइड करेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं 44 नंबर देख लेते हैं कि गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है, तो इसमें आपको डी हो जाएगा, यानी उपभोक्ता की अविवेकशीलता, यह आपको नहीं होती है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। देखिए गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत उपभोक्ता की अविवेकशीलता की मान्यता नहीं होती है। गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण मुख्य रूप से नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों जैसे जेम्स ड्यूपिट, मेंजर, वालरा तथा पिंगू इत्यादि द्वारा किए गए थे, और उनका मानना था कि उपयोगिता मापीय तथा मात्रात्मक इकाई है। चलिए आगे यहाँ पे चूज द करेक्ट synthesis of the following two simple sentence from the options given below, combine the two to form one simple sentence। तो यहाँ आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि दिस इज माय कजन राज, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे 46 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन
कीजिए। तो यहाँ आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। यह आपको ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। देखिए, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, और यहाँ देख लेते हैं कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि कही गई बात का विषय कर्ता है और कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कि हिंदी में 3 वाच्य का भेद होता है। यहाँ पे कर्तावाच्य होता है, कर्तवाच्य होता है, और यहाँ कर्मवाच्य होता है, और भाववाच्य होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे 47 नंबर देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो ये आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि 110 अनुच्छेद में यह किया गया है परिभाषित धन विधेयक का। यहाँ इसके बारे में देख लेते हैं कि धन विधेयक सर्वप्रथम राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के पश्चात केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक सिद्ध किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में अधिकतम 14 दिन तक रोका जा सकता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ है, यहाँ पे मैथ 48 का हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए इसको सोल्व यहाँ किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आप लोग यहाँ स्लो मतलब कि हम करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ देख लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा जो बता देते हैं आपको। इसका बी आंसर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो क्या नाम था लता मंगेशकर जी का पिता का। यहाँ पे आपको देख लीजिए बी ऑप्शन होगा, दीनानाथ मंगेशकर हो जाएगा, दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर जो सुर सामग्री भी कहा जाता है। लता मंगेशकर एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 50 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसमें सही नहीं हो जाएगा। देखिए कि गत 5 वर्ष जैसे 2012-13 से 16 से 17 में बिहार में चालू कीमतों पर विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 11 से 12 की श्रृंखला में वृद्धि की दर पंजाब से कम थी। यह गलत है। यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे देख लीजिए गत 5 वर्षों में बिहार में चालू कीमतों पर विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद सर्वाधिक रही है। यह बिहार में सबसे ज़्यादा रही है, यह बात कही गई है, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ गलत कही गई है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 51 को देख लेते हैं कि निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। इसमें अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो यह निगम कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। यहाँ देख लेते हैं आगे कि कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो कर आधार से सर्वाधिक व्यक्ति द्वारा बिना किसी प्रतिफल के सरकार को देना पड़ता है। निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। वैसे कर जो जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूला भी जाता है प्रत्यक्ष कर कहलाता है। यहाँ पे देख लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी वैट सीमा शुल्क आदि अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी के बारे में अगर पूछेगा तो यह अप्रत्यक्ष कर है, और आयकर प्रत्यक्ष कर है। ध्यान दीजिएगा इस सभी बातों को। यहाँ देख लीजिए 52 को देख लेते हैं। 52 में यहाँ मैथ दिया हुआ है, और आप लोग इसको पढ़िए, और यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है, सी हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ सोल्यूशन है, आप लोग इसको देख लीजिए स्टॉप करके वीडियो को। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे। चूज द करेक्ट एसेटिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पे शैल आई एवरी फॉरगेट यू। तो यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, आई शैल नेवर फॉरगेट यू हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 51 को देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है आपको मैथ है, और इसका आंसर आपको 1 यानी ये हो जाएगा ऑप्शन। और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को सोल्यूशन दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। 54 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे मैथ दिया गया आप लोग, और इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को सोल्यूशन दिया गया है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। यहाँ पे आपको दोनों मेथड से यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है। चलिए 55 को देख लेते हैं कि बोर की परिकल्पना के अनुसार इनमें स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 56 का
कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है वह होगा, तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन, ये देख लीजिए मधेपुरा हो जाएगा। कहाँ मधेपुरा हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि मधेपुरा में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 30.65% दर्ज की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और बिहार का जनसंख्या घनत्व 106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार की ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है और नगरीय यहाँ पे देख लीजिए कि 11.8% है। चलिए और आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि नील हरित शैवाल है, तो नील हरित शैवाल हो जाएगा आपको, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि स्वपोषी है, यह है आपको स्वपोषी हो जाएगा कि वैसे जीव जो अपने पोषण हेतु किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना पोषण करता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सूर्य से आने वाली लघु तरंगदैर्घ्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती है परंतु पृथ्वी से परावर्तित विकिरण जो है यानी पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगदैर्घ्य की होती है जिसे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में व्याप्त गैस जाने नहीं देते हैं, जिसके कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सिंस द किड आर विथ माई मदर आई, यहाँ पे यू मनी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कैन नॉट लैंड, यहाँ पे कैन नॉट लैंड हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 60 को देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, तो कौन होते हैं इसमें निर्वाचक मंडल में शामिल, यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन बी आप लोग यहीं बता देते हैं कि देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ देखिए संसद के दोनों सदन इसमें शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद की व्याख्या की गई है और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और यहाँ देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और यहाँ उपराष्ट्रपति संसद का किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है ना यह किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 61 नंबर देखिए कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, तो ये देख लीजिए यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा क्या हो जाएगा। देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम यहाँ देखिए कि फिनोक्विनोन हो जाएगा और शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकने का कार्य हिपेरिन नामक प्रतिस्पंदक द्वारा होता है। यहाँ देखिए हेपेरिन का निर्माण मानव शरीर में यकृत में होता है और यहाँ पे आगे देख लीजिए कि पैथोलॉजिकल लैब में रक्त का थक्का जमने से रोकने हेतु सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका, सोडियम नाइट्रेट का। यहाँ देख लेते हैं रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट फाइब्रिनोजन यहाँ फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन और कैल्शियम भी मददगार होता है। यहाँ पे फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। सामान्य रक्त का थक्का यानी 2 से 5 मिनट में बन जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कोशिकीय पुनःचक्रता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है, तो कौन हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हैबरलैंड हो जाएंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं कि हैबरलैंड ने 1902 में यह अवधारणा प्रस्तुत की थी और कोशिकीय पुनःचक्रता की अवधारणा के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है।
और यहाँ देख लेते हैं कि पादप उत्तक संवर्धन तकनीकी पूर्ण सशक्तता के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 63 नंबर है, जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पादन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा बढ़ जाएगा, सीमांत उत्पादन बढ़ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि जब कुल उत्पादन बढ़ती है तो सीमांत उत्पादन बढ़ती है, जब कुल उत्पादन घटती है तो सीमांत उत्पादन घटती है, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। यहाँ देखना है कि जब अधिकतम अधिकतम होगा तो यहाँ शून्य हो जाएगा। और देखिए कि जब कुल उत्पादन घटने लगता है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अणु के दो क्रमिक के संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मध्य मुक्त पथ होता है, मध्य मुक्त पथ होता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि गैसों में औसत मुक्त पथ हजारों एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। गैसों में परमाणु आधुनिक स्वतंत्र होते हैं, अत्याधुनिक स्वतंत्र होते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे मैथ दिया गया है और यह नल और टंकी से संबंधित है, और आप लोग नल टंकी से संबंधित और यहाँ पे देख लीजिएगा कि रेल से संबंधित और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब आप लोग टॉपिक मेन 2-4 टॉपिक ही मैथ को आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग को अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे है सोल्यूशन, यहाँ पे किया गया है और इसका आंसर सीधा देखिए यहाँ पे दोनों मेथड से यहाँ सोल्यूशन किया गया है। आप लोग पूरा यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को पीडीएफ तो प्रोवाइड किया ही जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 रुपये से बढ़ेगी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस, फॉर्मल्स रजिस्टर्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू करेक्ट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो कोशिकीय जीव हो जाएगा आपको जीवाणु हो जाएगा। देखिए जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है, और यहाँ कोशिका का अध्ययन यहाँ पे साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और आर एच टेकर के 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में जीवाणुओं को मोरेरा जगत में रखा गया है, मोरेरा जगत में रखा गया है। देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान के जनक एंटोनी वान लीवनहोक को कहा जाता है। और इसके बारे में देख लेते हैं कि जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाणु प्रोकैरियोटिक होता है और यह बहुकोशिकीय जीव एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं और ये यूकैरियोटिक होते हैं। उदाहरण के लिए गाय, कुत्ता, इंसान आदि हो गए हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। ये आपको हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 से 16 जुलाई 1947 को क्रमशः कॉमन हाउस ऑफ लॉर्ड हाउस में पारित हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 70 को देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था, तो 70 का देख लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो जॉन लॉक के द्वारा किया गया था प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन। आगे यहाँ देख लेते हैं कि जॉन लॉक ने 3 अधिकारों का उल्लेख किया है जो प्राकृतिक अवस्था के सभी मनुष्य को प्राप्त थे। यहाँ देखते हैं जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 71 का कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी घटक नहीं है, तो इसमें आपको सी जो हो जाएगा ऑप्शन अपघटन, यही अपघटक नहीं है। यहाँ देख लेते हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है तथा अन्य किसी जीव पर निर्भर नहीं रहता है, स्वपोषी जीव कहलाता है। अपघटक जीव अपने भोजन हेतु मृत एवं सड़े गले पदार्थों पर
निर्भर रहते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो यह हटाया जा सकता है ऑप्शन डी के द्वारा। यानी देखिए अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान इसका भी नियम है यहाँ राज्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका आगे थोड़ा सा कि राज्य चुनाव आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के आधार पर किया जाता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। क्षार धातु में है, यहाँ पे देखिए कि क्षार धातुओं में क्या होता है, तो यहाँ पे होता है कि कम आयनन ऊर्जा होता है, कम आयनन ऊर्जा होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा कम तथा परमाणु त्रिज्यावर्त के अधिक होते हैं। और यहाँ पे क्षार धातुओं की आयननों की ऊर्जा का क्रम होता है, तो कैसे होता है देख लीजिए। लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है और यहाँ पे सीजियम होता है। यहाँ क्षार धातु कम आयनन ऊर्जा के कारण प्रबल अपचयक के समान कार्य करती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे 75 है और 75 का यहाँ पे आप लोग को पूछा जा रहा है कि समुच्चय है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह मैथ है, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए 76 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है, तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल जब जम जाएगा ना, आपको थकान महसूस होगा। यहाँ देख लेते हैं कि लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है और सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो किसने कहा था, तो ये आपको कोपरनिकस ने कहा था। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा वहाँ। और यहाँ देख लेते हैं कि यूरोप के प्रथम वैज्ञानिक कोपरनिकस ने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यहाँ देख लेते हैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कोपरनिकस ने ही दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहाँ देखते हैं टॉलमी ने यहाँ पे जियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत किया तथा उन्होंने इसमें बताया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और वह चाल दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा दोगुनी हो जाएगी ना, दोगुनी हो जाएगी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं, ये आपको अवशिष्ट सूची में आएगा। साइबर हो जाएगा, ये सब अवशिष्ट सूची में आता है। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, तो गांधी सागर आपको हो जाएगा चंबल परियोजना का। देखिए चंबल परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं। यहाँ पे भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा सत्य प्रकाश नाम है स्वामी दयानंद की पुस्तक का। यहाँ पे देख लेते हैं कि दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था और इन्होंने स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया था। यहाँ पे दयानंद सरस्वती को शुद्धि आंदोलन
के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती को माना जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो यह कब किया गया था? तो आपको 3 फरवरी 1916 को किया गया था। यहाँ देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। संविधान में अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। और यहाँ देख लेते हैं कि अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। 1917 में बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कितना में? 1917 में पटना विश्वविद्यालय। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है। याद रखिएगा, अगर पूछ देगा कि मुख्य न्यायाधीश कौन है उच्च न्यायालय के पटना का, तो बी यानी के वी विनोद चंद्रन हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए आप, यहाँ की एक नाव की स्थिति जल में गति का 22 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ सोल्यूशन देख लीजिए किया हुआ है। चलिए देखिए, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। तो यह हो जाएगा कि जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई पास रखते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बारे में देख लीजिए कि आरक्षित नकदी निधि CRR रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक ही हिस्सा है और आरबीआई जब CRR की प्रतिशत में वृद्धि करती है तो तरलता कम हो जाती है, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। CRR के रूप में जो धन रिजर्व बैंक के पास जमा होता है उस पर उन्हें किसी प्रकार का व्यय नहीं मिलता। वर्तमान में CRR की रेट यानी दर आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 4.5 है CRR का अभी दर चल रहा है वर्तमान में, इसे याद भी रखिएगा 4.5%। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 और KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 6 घट जाता है, यहाँ पे 6 घट जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 86 को देखिए कि एक घन के आयतन के देखिए यहाँ पे मैथ है तो इसका सोल्यूशन आप लोग को दे दिया गया है यहाँ पे ही। तो इस यहाँ पे आप लोग यहाँ देख लीजिए, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्योंकि ज़्यादा बताने से ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, आप लोग को ज़्यादा बेटर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ हो जाएगा आपको कंठ के द्वारा होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा sp होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए CO2 का उपयोग फोटोसिंथेटिक में होता है और इसका उपयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अनुरैखिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 बंध युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें एक युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और इसमें बंधन कोण 180 डिग्री होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो यह किया था कि 1969 में किया गया था, 1969 में। आगे यहाँ देख लेते हैं कि 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 50 करोड़ से अधिक जमाए वाली बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितना बैंक में पैसा रहता था? तो 50 करोड़ जिसका रहता था वही बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया है। पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया। वर्तमान समय में भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितना है? 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है वर्तमान में। और यहाँ पे देखिए बैंकों के ग्राहक की सुविधा सुधारने के लिए 1990 ईस्वी में एम एन गोयकोरिया समिति का गठन किया था। और यहाँ पे देख लेते हैं कि बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत 1995 ईस्वी में की गई थी और नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है। और यहाँ पे देख लेते हैं 90 का, निम्नलिखित में से कौन सा एकाकी संकलन विषाणु प्रभाकर जी का नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी बादलों के पार। यह जो है एकांकित जो है ना, विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, बादलों के पार। और यहाँ पे देख लेते हैं कि इंसान क्या वह दोषी था तथा प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर के एकांकी संकलन है।
चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सार्वजनिक प्रयुक्त माप है। ये आपको हो जाएगा 91 का ए हो जाएगा, यानी कि देखिए माध्य, माध्यिका एवं बहुलक तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय माध्य हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन था, देखिए ऑप्शन ये था, माध्य हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 92 को देख लीजिए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार है। ये आपको अनुच्छेद 30 के 1 हो जाएगा, 30 के 1 हो जाएगा। और आगे इसके बारे में देख लेते हैं कि देख लीजिए कि भारतीय संविधान केवल धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में बांसकुंड बांध स्थित है। तो बांसकुंड आपको हो जाएगा यहाँ लखीसराय में हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को बिहार से संबंधित एक वीडियो हम लाएंगे, उसमें बहुत सारे बिहार से संबंधित जैसे जलप्रपात हो जाएगा, कुंड हो जाएगा, झील हो जाएगा, ये सब उसमें शामिल रहेंगे। एक वीडियो आप लोग को हम लाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए नाग बगीचा बांध जहानाबाद में यहाँ पे दरधा नदी पर स्थित है, नाग बगीचा बांध। यहाँ देख लेते हैं राजगीर में सर्वाधिक जलकुंड विद्यमान है। यहाँ सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, ब्रह्मकुंड, मखदुम कुंड आदि स्थित है। यहाँ पे देखते हैं रामेश्वर कुंड, भीम बांध, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड आदि मुंगेर में स्थित है और गया में अग्निकुंड है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को घटता है तो पूर्ति की लोच होगी। यहाँ पूर्ति की लोच हो जाएगा आपको इकाई के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की पूर्ति यहाँ पर हो जाएगा, पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होगी। 95 देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है, आपको देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा जो सही नहीं है, नाना साहेब अवध से नहीं। यहाँ पे देख लीजिए कि 1857 सिपाही विद्रोह में नेतृत्व करता था, नाना साहब कानपुर से थे। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं कि कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के नेतृत्व करता थे, लक्ष्मीबाई झांसी में, और यहाँ मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, और अवध में हजरत महल, अवध में कहाँ हो जाएगा, हजरत महल थे। और बेगम हजरत महल को यहाँ पे महकपरी यानी महकपरी के नाम से भी जाना जाता है। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर यानी बख्त खां विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ आगे देख लेते हैं कि बरेली से खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे। और 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बी.डी. सावरकर कहे थे। और यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली कहे थे। और देखिए बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, यह टी.आर. होम्स कहे थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो विद्युत का कुचालक आपको इसमें हो जाएगा प्लास्टिक, देख लीजिए यह प्लास्टिक हो जाएगा। देखिए कुचालक वह पदार्थ होता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। और घरेलू विद्युत तार के रूप में तांबा धातु के तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है, और धातु ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। यहाँ पे देख लीजिए 97 का, तो 97 का आंसर आपको यहाँ डी हो जाएगा। निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम है। तो सही क्रम यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। तो किसे त्यागपत्र देते हैं, कि आपको लोकसभा के उपाध्यक्ष को दिया जाता है। चलिए आगे इसके बारे में देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र प्रेषित करता है। यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था अनुच्छेद 108 में है। और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और 118(4) में वर्णन किया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं कि लोकसभा की गणपूर्ति का कोरम यानी कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 55 सदस्य होता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है,
और इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसमें क्रिया विशेषण आपको सी हो जाएगा, धीरे धीरे। यहाँ पे आपको क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जैसे, वैसे, जैसे, कैसे, धीरे, ये सब हो गया ना आपको। अचानक, अवश्य, समुच, सचमुच, बेशक, ये सब आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी। तो यह कब की थी कि आपको 1498 में। 1498 वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी और इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजरात पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। और वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था और 1498 में वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। चलिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको समाप्त हुआ और आप लोग को देखिए इसमें आप लोग को प्रैक्टिस जो इसमें 6 जो है आपको सेट नंबर 6 यह समाप्त हो गया और आप लोग को 7 जो आपको सेट है जल्द ही आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।